जिंदगी में रिश्ते ऐसे बनाओ उन्हें झूठ बोलने की जरूरत न पड़े और तुम्हें सच जानने की। दोस्तों, महुआ घाट थाना क्षेत्र में एक राजा का पुल है जो कि यमुना नदी के ऊपर बना हुआ है। 18 मई 2025 की देर रात यह बात एक कार यहाँ पर आके रुकती है। कार में उत्तर प्रदेश पुलिस में तैनात एक दरोगा बैठा हुआ था और दरोगा अपनी कार से उतरता है। उतरने के बाद तरफ देखता है। जब देखता है तो सुनसान इलाका होता है। रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी। यहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं दिखता है। तभी अपनी कार की खिड़की खोलता है। खिड़की खोलने के बाद एक सर निकलता है। सर होता है एक महिला का। उस महिला के सर को वो उसके बाल पकड़ता है और बाल पकड़ने के बाद उसे पूरी ताकत से घुमाता है और घुमाने के बाद नदी में फेंक देता है। उसके मकसद था कि यह नदी में बह जाएगा, यहाँ से दूर चले जाएगा। अब उसके बाद दोबारा फिर से खिड़की खोलता है। खिड़की खोलने के बाद नग्न अवस्था में एक लाश थी। उसमें उस लड़की की लाश को बाहर निकालता है और बाहर निकालने के बाद अब उस लाश को फेंकने का नंबर था, क्योंकि सर तो हल्का था इसलिए उसने पहले सर को फेंक दिया था और बाकी जो हिस्सा बचा हुआ था वो भारी था। आखिरकार उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि उसे उठाकर यूं ही फेंक देता। उसने कोशिश की उठाने के बाद जैसे ही वो फेंकने की कोशिश करता है, इसी बीच में एक गाड़ी गुजरती है, एक कार गुजरती है। उसकी लाइट जो थी दरोगा पर पड़ती है, यानी कि उस लाश पर पड़ती है। जैसे ही उस लाश पर दरोगा और लाइट पड़ती है तब दरोगा घबरा जाता है, डर जाता है, सोचने पर मजबूर हो जाता है कि उसे लगता है कि जो कार में बैठे हुए थे उन्होंने देखा। वो बहुत कमज़ोर पड़ जाता है, डर जाता है, उस लाश को वहीं पर छोड़ देता है। उसके बाद अपनी कार में बैठता है और वहाँ से भाग जाता है। बार बार पीछे देख रहा था, कभी साइड से, कभी कहीं से, कभी सामने वाले मिरर से देख रहा था। देखता है, देखने की कोशिश भी कर रहा था कहीं ऐसा तो नहीं है कि कार उसका पीछा तो नहीं कर रही है। वो भागता है और भागने के बाद पकड़ा जाता है। जब पकड़ा जाता है तो इस घटना को लगभग 10 साल बीत गए। मामला अदालत तक पहुंच जाता है और अदालत ये कहते हैं कि यह कितना भी भाग ले, इसको तब तक सलाखों के पीछे रखो जब तक इसके प्राण निकल जाए। इस कहानी के माध्यम से यह समझने की कोशिश करेंगे कि वो दरोगा कौन था। चौकी का नाम दरअसल यहाँ पर एक मशहूर होटल है और मशहूर होटल में काम करने वाला एक ईसा नाम की लड़की होती है। काम करते होटल में जैसे अपने घर की तरफ जा रही थी, थोड़ा अंधेरा सा हो चुका था। इसका जो लड़की का एक घर लगता है वो कानपुर का एक ही थाना लगता है। थाने में नवीन नगर में एक ब्लॉक में इस लड़की का घर होता है। जैसे ही लड़की चौकी गुमटी नंबर 5 की तरफ गुजर रही थी, उसके सर्किल उसके एरिया से गुजर रही थी, इस लड़की के पास 2 लड़के आते हैं। लड़के आने के बाद इसका पर्स छीनते हैं, पूरी ताकत से भाग लेते हैं। हालांकि इस लड़की ने खूब चीखने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसकी चीखें आवाज़ काफ़ी लोगों तक नहीं पहुंच पाई, क्योंकि बाकी लोग निकल के घरों से बाहर आए नहीं। चोर आसानी से भाग जाते हैं। लड़की परेशान हो जाती है, रोने लगती है। अब रोते रोते सोचती है कि क्या करूँ। पर्स के अंदर ज़रूरी कागजात भी थे, पर्स के अंदर उसका सामान था ज़रूरी, मोबाइल भी था, पर्स के अंदर पैसे भी थे। कैसे कैसे क्या करूँ सोचती है। लेकिन तब उस लड़के के दिमाग में आता है कि एक काम करते हैं, नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाते हैं। आसपास के लोगों ने, मैडम आप बिल्कुल परेशान मत करो और हम नंबर पर बात करते हैं, आपको वहाँ जाना चाहिए और वहाँ जाने के बाद अपनी शिकायत दर्ज करनी चाहिए, ताकि इसमें चोर होंगे तो पकड़े जाएंगे और पकड़े भी जा सके। इसलिए लड़की की बात समझ में आ जाती है लड़की को। ईसा यहाँ से नज़दीकी पुलिस स्टेशन में जाती है और पहुँच जाती है। वहाँ जाने के बाद दरोगा साहब से मुलाकात होती है, जो चौकी का इंचार्ज होते हैं। नाम उनका होता है ज्ञानेंद्र सिंह। दरोगा जी से बात करती है, कहती है कि साहब 2 चोर आते हैं और मेरा पर्स छीन कर यहाँ से चले गए। उसमें मेरा जरूरी कागजात है, मेरा मोबाइल रखा हुआ है और कुछ पैसे भी हैं, आप इसे देख लीजिए। अब उस लड़की ने जैसे ये बात कही, लड़के ने ये बात कहने के बाद दरोगा जी ने पूछा कि आपका नाम क्या है। लड़के ने कहा मेरा नाम ईसा है और दरअसल उसके पिताजी इंजीनियर थे। साथ ही उसने पूरे अपने घर जानकारी दी। उन्होंने कहा बिल्कुल परेशान मत हो, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मुझे भरोसा रखो, तुम्हारा पर्स हर हाल में किसी भी कीमत में ढूंढ के रखूंगा। दरोगा ने जब उस लड़की को तसल्ली दी, तसल्ली नहीं केवल बल्कि उस लड़की को वो घर तक छुड़वाया। लड़की बहुत परेशान मत हो, लड़की बहुत परेशान थी। फिर आकर मुझे मिलना, मैं अपनी तरफ जांच करता हूँ। लड़की को थोड़ी तसल्ली हो जाती है और तसल्ली होने के बाद दरोगा जी अपनी पूरी जानकारी ताकत लगा देते हैं दोनों चोरों को ढूंढने के लिए। आखिरकार वो दोनों चोर कौन है, कौन पुलिस ने उन्हें FIR दर्ज नहीं की है और दरोगा यहीं कहा कि FIR दर्ज मत कराइए, लेकिन मैं तुम्हारे उन चोरों को जरूर पकड़ूँ। आखिरकार दरोगा जी लग गए अपने काम पे। 11 अप्रैल 2015 को FIR दर्ज कर लेते। 11 अप्रैल को FIR दर्ज होती है और एकदम जादू से प्रकट हो जाते हैं दोनों चोर। चोरों का नाम होता है ज्ञान प्रकाश और दूसरा चोरों का नाम होता है छोटू यादव। दरअसल उसके पास मोबाइल पाया जाता है और यही असली चोर भी थे। अब ये बात लड़की सुनती है तो उसका सामान मिल जाता है, उसको बड़ी खुशी होती है। दरोगा जी को थैंक यू बोलती है और दरोगा जी इसलिए भी खुश थे कि क्योंकि दोनों की कम्युनिटी थी, दोनों कास्ट के थे
एक ही दरोगा जी भी कहीं ना कहीं लड़की को देखकर खुश हो जाते हैं। बीच बीच में लड़की से लगातार संपर्क भी करते हैं, कभी उसके होटल भी चले जाते हैं जहाँ दोनों की दोस्ती गहरी हो जाती है। लड़की ने अपने परिवार वालों से और दरोगा जी ने अपने घर वालों से बात, आखिरकार यहाँ दोस्ती प्यार के बाद फैसला करते हैं कि क्यों ना हम दोनों शादी कर लें, कैसा रहेगा। इसलिए शादी की बात तक आ जाती है, घर परिवार वालों से बातचीत होती है और आखिरकार 10 मार्च को दोनों की शादी होती है। हिंदू रीति रिवाज से शादी भी हो जाती है, धूमधाम से शादी होती है। लड़की के परिवार के सभी लोग शामिल होते हैं, लड़के के परिवार के लोग भी शामिल होते हैं। 1 साल बीत जाती है, पता नहीं चलता कि क्योंकि खुशियों का ये दौर था। 1 साल जैसे जैसे होता है, 1 साल बाद एक बेटी पैदा होती है। उस बेटी का नाम रखा जाता है सनाया। सब कुछ जिंदगी में ठीक ठाक चल रहा होता है, बेहतरीन चल रहा था। अचानक ही लड़की के पास एक खबर पहुंचती है। खबर कुछ इस तरह होती है कि ईसा आप बात कर रही हो। वो कहती है मैं ईसा बात कर रही हूँ। वो कहा जाता है कि ईसा अगर जो भी है तुम अपने स्तर से पता कर लेना कि, लेकिन एक जानकारी मैं आपको देना चाहता हूँ। ये शादीशुदा है और इनके 2 बच्चे भी हैं और इनकी जो पत्नी का नाम है वो नीलम नाम है, जो कि मध्य प्रदेश के रहने वाली है। इस तरह की शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि सब झूठ बोल रही है, सब ये झूठ है। ईसा ने अपनी तरफ से पूरी जानकारी जुटाने की कोशिश की और जब पता लगाया तो बाकी सच कुछ में पता चलता है कि दरोगा साहब पहले से ही शादीशुदा है। इनके 2 बच्चे भी हैं और उनकी एक बेटी भी पैदा हो गई। अब इतना गुस्सा करती है, गुस्सा करने के बाद मतलब कि दोनों में लड़ाई झगड़ा हो जाता है। हालांकि दरोगा साहब ने समझाने की तमाम कोशिश की, लेकिन कोशिशें जो थी नाकामयाब हो जाती है, क्योंकि उन्होंने धोखा देकर शादी की। अब बेटी का जो नाम सनाया उन्होंने किसी जन्म पत्र प्रमाण पत्र पर भी लिख दिया। जब बात जन्म प्रमाण पत्र बनाने की आती है तब उस लड़की के पिता का नाम होता है ज्ञानेंद्र सिंह, लिखा जाता है। लेकिन जब बात माँ के नाम आती है तो माँ का नाम ईसा लिखा जाता है। नीलम लिखवाने की कोशिश की जा रही थी और यही बात ईसा को बहुत ज़्यादा परेशान करने लगती है और इस बात पर दोनों में और ज़्यादा कहासुनी होती है। अब झगड़े की कोई वजह नहीं थी, यानी कि बेवजह झगड़े होने शुरू हो जाते हैं। इतने झगड़े शुरू होते हैं कि दोनों में कहासुनी किसी बात ना किसी बात पर होती। रोज में सच में चल रहा था। ऐसे चलते चलते रोज झगड़ा मारपीट। अब ये दरोगा अपनी पत्नी के साथ कुछ ज़्यादा ही करने लगते हैं। अप्रैल 2025 की बात है। ईसा नाराज़ होकर अपनी माँ के चली जाती है, अपनी माँ को पूरी कहानी बताती है। उसके साथ ऐसा छल किया गया, उसने प्यार का नाटक किया, उसे प्रेम जाल में फंसाया। के बाद अब कहानी यहाँ तक आ जाती है कि जब बेटी अपनी माँ के घर पहुँच जाती है तो घर वालों को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। अब करे तो क्या करे, कहानी बहुत ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है। वो खुद परेशान थे। आखिरकार लड़की अपने घर थी। अब अगला महीना यानी मार्च अप्रैल का महीना आ जाता है और 17 मई की बात है। आखिरकार एक रिश्तेदार जिम्मेदार आदमी ने इस लड़की को, ईसा को, साथ ही ज्ञानेंद्र सिंह जो दरोगा होता है, उन दोनों का आपस में बिठाने के बाद उन्हें पूरा तरीके से समझाने की कोशिश की, पूरी तरीके से समझाने की कोशिश की और कहा कि ज़िंदगी को अभी इसे निभाने की कोशिश करना है, न कि लड़ना। जब तुम्हें यह नहीं पता था कि शादीशुदा नहीं है तब तुम्हारी ज़िंदगी ठीक चली थी और इन्होंने इस रिश्ते को निभाने की तमाम भी कोशिश की है। यह बात कहीं जाती है तो आखिरकार उस लड़के के दिमाग में बात आ जाती है और जैसे ही लड़की की बात दिमाग से आती है तो दरोगा भी खुश हो जाते हैं और यह कहा जाता है कि लड़की अपने लेके आ जाती है, ज़्यादा परेशान मत होना, मारपीट मत करना। दरोगा की बात समझ में आ जाती है। 18 मई 2025 की दोपहर लगभग 3 बजे के आसपास घर हो जाते हैं, यानी कि सासू माँ विनीता से बात करते हैं और सासू माँ से कहते हैं कि सासू माँ मैं अपनी पत्नी को गिर जाना चाहता हूँ और जो मुक्ता देवी मंदिर है माँ के दर्शन करना चाहता हूँ और मैं अपनी पत्नी को भी साथ लेकर जा रहा हूँ, क्योंकि पति पत्नी का मामला था, इसलिए किसी को ये क्या एतराज़ हो सकता है। अपनी पत्नी को लेकर सीधा मुक्ता देवी मंदिर चले जाते हैं तो दर्शन करने के लिए और रात को जाते हैं। अब रात बजे के आसपास वक्त था, यानी कि विनीता अपनी बेटी को फ़ोन किया और ईसा से बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा था। अब जब उसका मोबाइल स्विच ऑफ था, उन्हें सोचा कि हो सकता है किसी वजह से स्विच ऑफ होगा, बैटरी हड्डी खत्म हो गई होगी। उन्होंने अपने दामाद यानी दरोगा ज्ञानेंद्र को फ़ोन बुलाया और जब ज्ञानेंद्र को फ़ोन लगाया तो उसका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा था। यहाँ पर विनीता को ऐसा लगने लगता है कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, मेरी बेटी के साथ कुछ गलत तो नहीं हुआ। वो दौड़ते हुए अपनी बेटी को लेकर काका देव थाने पहुंचते हैं और जब वहां पहुंच जाते हैं, शाम मेरी बेटी दामाद के साथ दोपहर 3:30 बजे निकली थी। रात 8 बजे मैंने फ़ोन किया और फ़ोन करने की कोशिश की, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है, आप मदद कीजिए। आप इसमें देख लीजिए कि पुलिस वालों ने पूरी बात सुनी। बात सुनने के बाद कहा कि मियाँ और बीवी का मामला है, स्विच ऑफ हो गया होगा, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो, परेशान मत हो, आओ अपने घर आराम करो, सोना आराम से सोओ। माँ को इतनी तरह समझाकर उससे ज़्यादा कुछ कहने की कोशिश की तो डांट पटक के उन्होंने भगा दिया, जाओ यहाँ से काम करो। जैसा पुलिस कहीं रवैया करती है तो ऐसा रवैया करती है, ज़्यादा अच्छा नहीं करती है रवैया, सही। इसके बाद महिला चली जाती है, परेशान होती है और रात भर अपनी बेटी का इंतज़ार कर रही थी कि कब उसका फ़ोन ऑन होगा, कब अपनी बेटी से बात करेगी। रात भर जितनी बार भी माँ की आंखें खुलती है अपनी बेटी से बात करने के लिए, तमाम बार उसने फ़ोन लगाया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। अगले दिन निकलता है। अगला दिन निकलने के बाद
उससे पता था कि काका देव थाने वाले उसकी बात सुनने वाले नहीं हैं। वो बड़े अधिकारी यानी एसपी के पास चली जाती है और जाकर कहती है कि साहब देखो मेरी बेटी इस तरह से गायब हो गई, उसका नंबर स्विच ऑफ आ रहा है और अगर मैं दामाद को फ़ोन करती हूँ तो उनका नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है, के साथ कुछ न कुछ गड़बड़ हुई है, आप देख लीजिए। 20 मई को आदेश कर दिया कि आखिरकार इसके बावजूद भी रात 9 साढ़े 9 के आसपास काका देवी थाना के अंदर FIR दर्ज कर ली जाती है, लेकिन पुलिस उतनी शिद्दत से ईमानदारी से लड़की को यानी कि ईसा को ढूंढने की कोशिश नहीं करती और ना ही उसे पूछने की कोशिश करती है। आखिरकार घर वालों भी अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर रहे थे, इधर से उधर बात करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इसी बीच में एक फ़ोन आता है कि उसने भागकर किसी से शादी कर ली और वो वहाँ रहना नहीं चाहती। परेशान न हो बिल्कुल भी, इस तरह की कहानी रची गई। अब कहीं न कहीं घर वालों को भी थोड़ी टेंशन हो रही थी, परेशानी हो रही थी कि इसी बीच में 21 मई को यह बात लंदन में बैठे हुए मनोज सिंह होता है। मनोज सिंह की आदत थी कि अपने यहाँ के इलाके के अखबारों को देखना, यानी कि खासकर अमर उजाला अखबार देख, और अमर उजाला इंटरनेट खबर पढ़ रहे थे कि खबर पढ़ते पढ़ते इसी बीच में एक खबर उसके सामने टकरा जाती है। खबर को देखते हैं कि आज जिला ओसबी है जो यानी यहाँ की घटना है। 165 किलोमीटर दरअसल यहाँ लाश मिली है। लाश जो मिली है उसकी गर्दन यानी कि सर तो है नहीं बल्कि पूरा हिस्सा है, नग्न हालत में है। उसकी खास बात यह है कि उसके एक कंधे पर टैटू बना हुआ है और साथ ही हाथ में घड़ी है। जब घड़ी को जूम करके बार बार उन्हें अपने लैपटॉप में देखने की कोशिश की तो पता चलता है कि ये अगर घड़ी तो उन्होंने अपनी साली को गिफ्ट करी। ऐसा उसने जब उसको पता चलता है, व्यक्ति लंदन में बैठा हुआ देख रहा था, दरअसल वो ईसा का सका जीजा होता है। उन्होंने देखा कि यह तो होना हो उसकी साली है। तभी वो अपनी सास विनीता को मैसेज करते हैं, फ़ोन करते हैं, बातचीत करते हैं कि कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से लगभग 135 किमी दूर कोसाबी जाना चाहिए, आकर ये पता करना चाहिए कि ये महुआ घाट क्षेत्र में राजपुर पुल है, उसके पास एक लाश मिली है। लाश आखिरकार किसकी है? अब यहाँ से घर वाले यानी जो विनीता है उसका बेटा, बाकी परिवार के कुछ लोग जाते हैं और कोसाबी जिले में जाने के बाद पुलिस वालों से बातचीत करते हैं। उधर वालों ने FIR दर्ज तो कर ली थी, बाकी जो हिस्सा था यानी सर था उसे ढूंढने की तमाम कोशिश कर रहे थे, लेकिन मिल नहीं रहा था। वहाँ पर सूचना मिली कि 19 मई की लगभग सुबह 5:30 बजे आसपास एक राहगीर को सड़क किनारे एक लाश मिलती है, नग्न अवस्था में मिलती है। जो बताते हैं कि साहब देखो यह है महुआ घाट। वहाँ से लगभग 100 मीटर दूरी पर उसने जाकर सूचना दी कि मोटरसाइकिल वाले ने कहा कि साहब इस तरह से लाश पड़ी हुई है। पुलिस ने लाश को कब्जे में ले लिया है और बाकी के हिस्से को तलाशने की कोशिश की है। पुलिस को कुछ नहीं मिल पा रहा था। पुलिस को मिल रहा था तो सिर्फ कंधे पर एक टैटू मिला था, हाथ में घड़ी, इसके सिवा कुछ भी उनको नजर नहीं आ रहा था। हाथ में एक पट्टी बंधी हुई थी और पट्टी बंधने के साथ उसके शरीर पर कई अलग अलग हिस्सों में कुछ गहने भी उसने पहने हुए थे, सुरक्षित थे, यानी कि इसे साफ पता चल रहा था कि लूटपाट नहीं बल्कि कोई बहुत ज़्यादा दुश्मनी बांधने वाला है। इसने इस बात की हत्या कर दी, इसी बात पर उसकी हत्या की है, क्योंकि गहने वगैरह सब उसके पास थे। लेकिन कौन है कौन नहीं, लड़की कौन है, लड़की शिनाख्त करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी बीच में विनीता 165 किलोमीटर दूर से चलकर थाने पहुंच जाती है, जाकर बातचीत करती है। यहाँ की मोर्चा के अंदर लाश रखी हुई थी। अब आपको देखना चाहिए, घड़ी से पहचान कर ली जाती है। मेरी बेटी की कंधे पर बने टैटू से पहचान कर ली जाती है, बेटी की गहनों से पहचान कर ली जाती है और साथ ही हाथ में जो पट्टी बंधी हुई थी, जो चोट लगी हुई थी, उससे पहचान भी कर ली जाती है। आखिरकार पुलिस के पास जाया जाता है, पुलिस पूरी कहानी बताई जाती है। मेरे दामाद की ऐसी कोई हालत की है है उसमें उसकी तैनाती थी। बताया जाता है कि प्रतापगढ़ में तैनात होने के बाद आखिरकार पुलिस ने उसे ढूंढने की कोशिश की, वरना शुरू कर दिया, लेकिन पुलिस के दरोगा हाथ ही नहीं लगा रहा था। चुपके से दरोगा ने किसी वकील से संपर्क किया। वकील से संपर्क करने के बाद 8 जून को उसने कहा कि मैं सिलेंडर करना चाहता हूँ। जैसे ही यह बात वकीलों को पता चलती है, दूसरे अन्य वकीलों से बात फैल जाती है कि एक दरोगा है जिसकी पोस्टिंग वहाँ कानपुर में रहने वाली एक लड़की से प्यार का नाटक किया, उसे जाल फंसाई, शादी की और पहले से ही शादीशुदा होता है। यह कहानी पूरे कानपुर के अलग अलग इलाकों में फैल जाती है और बहुत तेजी के साथ यह मामला वायरल हो रहा था। उस वक्त अफवाहों में प्रकाशित हो रही थी, छप रहा था। वकीलों ने उस दरोगा को पकड़ा और पकड़ने के बाद उसे पीटना शुरू कर दिया। तो इतना पीटा कि उसके तन पर सिर्फ अंडरवियर बचा था, बाकी कोई हिस्सा उसका बचा ही नहीं था, यानी कि पिटाई को होती है। पुलिस वाले साथ में आए थे, उसको भी काफ़ी पिटाई की जाती है। जो वकील पीट रहे थे वो देखते हैं क्या कौन असली आरोपी है, कौन बचाने वाला है, उसने पीटना शुरू कर देते हैं। तभी उन पुलिस वालों ने उसके हाथ पकड़ने के बाद भागते चले जाते हैं। DM की जो ऑफिस होता है उसके ठीक सामने गाड़ी खड़ी हुई थी। गाड़ी जब खड़ी होती है तो गाड़ी खड़ी होने के बाद उन्होंने कहा कि आप इसमें बैठ जाओ, नहीं तो ये वकील मार कर हवाई जहाज बना देंगे। कुछ इस तरह की बातें करते हैं। उसके बाद फिर दरोगा
जी को लेकर वहाँ से चले जाते हैं और मामला फिर अदालत पहुँच जाता है। इसकी जांच पड़ताल की जाती है और दरअसल दरोगा अपनी पत्नी को लेकर इतना परेशान हो चुका था कि रोज रोज घर में कलेश होने लगा था। और जब दूसरी शादी के बारे में पता चलता है तो इस बात को लेकर परेशान करती थी। उसने प्लानिंग कर लिया कि इसको किसी भी कीमत से छोड़ना नहीं। अपनी पत्नी को धोखे से मंदिर ले जाने के बहाने ले जाता है और ले जाने के बाद उसकी रात उसका तार से गला घोटकर उसकी हत्या कर देता है और सर्जिकल ब्लेड की मदद से उसके गले को तब तक काटने की कोशिश करता है जब तक सर धड़ से अलग न हो जाए। बिल्कुल। और यहाँ से लगभग 165 किमी दूर उसे ले जाके और वहीं ले जाने के बाद कोमाईवा घाट में एक राजपुर पुल होता है। वहाँ पर यमुना नदी होती है। यमुना नदी में अच्छा खासा सा पानी था। उसे मौका पाते ही उसे फेंक देते हैं और फेंकने के बाद धड़ को फेंकने की कोशिश कर रहा था। वो बताता है कि एक कार की लाइट पड़ती है। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद एक कार वाले ने उसको देख लिया, लेकिन कार वाले ने उसको देखा नहीं था। देखता तो पुलिस को हाथों हाथ फ़ोन कर लेता है, लेकिन दिन सुबह को कोई मोटरसाइकिल वाला राहगीर था, फ़ोन नहीं करता। पुलिस ने इस मामले में पूरी चार्जशीट लगाती है। चार्जशीट लगाने के बाद अब यहाँ पर व्यक्ति यानी दरोगा को पकड़ लिया गया था, उसे जेल भेज दिया जाता है। और इसी मामले की आगे ये केस ज़्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगा। इसमें और कई लोगों को आरोपी बनाया गया था, लेकिन उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिल पाते हैं। वो 5 ऐसे आरोपी थे, इसलिए अदालत ने उनको सबूतों के अभाव में छोड़ दिया। लेकिन ज्ञानेंद्र सिंह ने अपनी कोशिश की। अदालत में वकील भेष में भी आते थे और लड़ने की कोशिश की। अपने पूरे कई पन्नों की चार्जशीट लगी हुई थी, उसमें कुछ हिस्सों में उन्हें खुद इससे चैलेंज किया। लेकिन जज साहब ने जो पूरी कहानी सुनने के बाद और जो वकील थे एक सबूत को बड़े ढंग से तरीब के साथ रखा, तो फिर 24 सितंबर 2025 को उन्होंने कहा कि इस पर सुनाई जाती है, आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई दी जाती है, दंड रखा भी जाता है। जब ये खबर अखबारों में प्रकाशित होती है तो 10 साल पुराने इस घटनाक्रम की पूरे लोगों को याद आ जाती है। 10 साल पहले की किस ऐसे दरोगा ने किस तरह से प्यार का नाटक किया, किस तरह से हत्याकांड को अंजाम दिया। दरअसल ये उस दौर का बहुत चर्चित घटना में से एक था। लड़की से प्यार का नाटक करना, फिर शादी करना, फिर उसको साजिश करके मार डालना। एक घटना थी दोस्तों। इस पूरे घटनाक्रम सुनाने का उद्देश्य किसी को पसंद करना नहीं, बल्कि दिल इसका दुखाना नहीं, बल्कि आपको जागरूक करना है, सचेत करना है। आपको ये बताना है कि जिस तरह से दरोगा ने चालाकी करने के बाद एक शादी के बाद दूसरी शादी कर लेता है, ये भी एक जघन्य अपराध है। इसने न कि पहली बीवी को ही धोखा में रखा, यानी कि दूसरी बीवी को भी धोखा दिया। इसे शायद कभी पता नहीं था चल पाएगा कि, लेकिन अगर पता चलेगा तो सब कुछ राजीनामा हो जाएगा, ठीक ठाक हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। ना केवल खुद ज़िंदगी बर्बाद हुई, बल्कि 2 बच्चों की जो पहले उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी, पत्नी भी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी। एक की हत्या करके उसने हत्या कर देता है और बेटी सुनाया जिसको शायद नानी पाल रही है। इस तरह से कई लोगों के एक आदमी ने गलत फैसला लेकर सब कुछ जिंदगी बर्बाद कर दी। और शायद वो सोच रहा कि कभी पकड़ा नहीं जाएगा तो तन पर वर्दी है तो क्या है, उसका बिगाड़ेगा नहीं। इस सोच कर हालांकि इस बात पर जांच किया, आपत्ति जताई कि इस मामले में चार्जशीट लगाई गई है, जो जांच पड़ताल की है, कहीं ना कहीं दरोगा का पैरवी करने की कोशिश की है। इसके बाद दोस्तों आप अपना और अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि जो अपराधी होता है वो तो सजा उसको मिलनी चाहिए, और कितना भी बचने की कोशिश करे एक बार वो फंस ही जाता है। और अपनों का ख्याल रखें। लव यू दोस्तों।